वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम फिर से नया क्लास लेकर आपके सामने आ गए हैं। पिछले क्लास में हमने बात किया था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के बारे में, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में, उसके लिमिटेशंस के बारे में, एज वेल एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज मनी के कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे, उसके फंक्शंस की बात करेंगे। ध्यान रहे, ये जो शुरुआत के कुछ टॉपिक्स हैं वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके ना चले, सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें। मैंने कल भी बताया था कि अगर जड़ से शुरुआत करेंगे तभी ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम सीधे उस ऊंचाई पे ना जाकर हम जड़ से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का भी जो क्लास होगा या जो टॉपिक होगा वो सिलेबस का टॉपिक नहीं है, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है, बिना इसके आगे समझना जरा मुश्किल होगा। ठीक है, अब जिन बच्चों ने अगर कल का क्लास कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, तो वो कल का क्लास कंप्लीट करें। देखिए, कुछ समस्याएं तो है, पूरी दुनिया समस्या में है, हम भी समस्या में हैं। ठीक है, सब लोग, आप भी समस्या में कहीं ना कहीं है। अब ज्यादातर लोग आजकल मोबाइल पे लगे हुए हैं या नेटवर्क इंटरनेट की दुनिया में बसे हुए हैं, तो इसका कारण ये हो जाता है कि जो लाइव क्लासेस वगैरह हो सके, ठीक है, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क कवरेज उतना है नहीं हमारे यहाँ। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आप तक कुछ ना कुछ डिलीवर्ड करूं। एक एक वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप मेरी मेहनत को समझें कि स्लो नेटवर्क में भी लगभग एक वीडियोस को अपलोड करने में 1 से 1.5 घंटे समय मुझे लग जाते हैं, और मैं तब आपके लिए एक वीडियोस लेकर आता हूं। और आप अगर उसको सही से ना देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो मेरा किया हुआ सारा पानी में चला जाएगा। मैं आप ही के लिए कर रहा हूं ये। इसके लिए ना तो मैं आपसे कुछ ले रहा हूं, ना ही कुछ आपको मतलब किसी तरीके से तकलीफ होगी इससे, ना कुछ घाटा होगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं सही जानकारी दूं, कुछ सिखलाऊं। तो प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको पढ़ना है तो आप सिंसियरली पढ़ें, अदरवाइज आपको जो इच्छा करे वो करे। लेकिन अगर पढ़ना है तो अच्छे कैरियर की तलाश है तो सिंसियरली पढ़ें। चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी, फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम बात करते हैं मनी के बारे में। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट वॉकर साहब ने कहा था, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य है या मुद्रा का काम है। सिंपल डेफिनेशन याद रखना है, मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, अब हिंदी वगैरह में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ाई की थी, तो एक बुक में लिखा था मनी के बारे में ही, मुद्रा के हैं कार्य 4। ठीक है, मुद्रा के हैं कार्य 4, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। क्या क्या? मुद्रा के हैं कार्य 4, माध्यम यानी कि मीडियम, मापन यानी कि वैल्यू, मेजरमेंट, संचय यानी कि स्टोर करना, ठीक है, और भुगतान यानी कि पेमेंट करना। तो हमारे सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसे समझाया था, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये चीज बताऊं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मेरी क्रिएटिविटी है, ये किसी इकोनॉमिस्ट ने लिखा था ऐसा। चलिए, तो यहां से अगर हम सिंपल कहे तो मनी इज व्हाट मनी डज, यानी कि वट एवर द फंक्शंस ऑफ मनी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी। दैट मीन्स मनी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन। अगर ब्रॉडली अगर इसको हम कहें तो मनी इज एनीथिंग, मनी कैन बी एनीथिंग which is commonly accepted as medium of exchange, unit of value, a store of value, as well as standard of deferred payments. Again, money can be anything which is commonly accepted as medium of exchange, store of value, ठीक है, store of value, as well as means of डेफर्ड पेमेंट या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो आप अगर यहां पर कुछ कीवर्ड्स को देखे होंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको यहां समझ में आओगा। मैंने कुछ चीजों को जोड़ दिया कि मनी इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो कॉमनली एक्सेप्टेड हो,
यानी कि जिसकी एक्सेप्टेंस क्या हो, कॉमन हो, हर कोई उसे ले। किस रूप में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। यानी ईच एंड एवरीथिंग नाउ डेज, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, मनी। मनी डिफाइंस द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड प्राइस। एंड in terms of money you can store wealth, it has a storing capacity, concentration power, as well as in terms of money you can make future payments, ठीक है, करंट ट्रांजेक्शन्स के लिए आप फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां से मनी को अगर हम फंक्शन में लेते तो यहां हमको 4 फंक्शन यहां दिखाई दे रहा होगा। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कि कॉमनली एक्सेप्टेंस के कारण होता है, दूसरा यूनिट ऑफ वैल्यू, तीसरी स्टोर ऑफ वैल्यू, और चौथी मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। जो फर्स्ट 2 इनिशियल फंक्शंस है, कौन कौन? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू, दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। एंड द रेस्ट वन, दैट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, याद रखेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू प्राइमरी फंक्शन, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए क्योंकि इसका कॉमन एक्सेप्टेंस है, सब लोग इसे स्वीकार करते हैं, आप भी स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं, ठीक है, ये लीगल है। दूसरा, ये यूनिट ऑफ वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज को ये क्या कर देता है, एक प्राइस असाइन कर देता है। स्टोर ऑफ वैल्यू इसलिए है क्योंकि आप मनी के रूप में क्या कर सकते हैं, वेल्थ स्टोर कर सकते हैं बाकी सारी चीजों के अलावे। जैसे जिस प्रकार से अगर कमोडिटी अगर स्टोर करके रखते हैं तो उसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो उसमें होमोजेनिटी नहीं पाई जाती है, समरूपता, ठीक है। तो ड्यू टू लैक ऑफ होमोजेनिटी के कारण आप अदर कमोडिटी के रूप में या अदर किसी भी थिंग्स के रूप में आप वैल्यू स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है, रादर देन मनी। और चौथी, आप इससे फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप करेंट ट्रांजेक्शन्स कोई कर रहे हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं, तो आप मनी के रूप में आप वादा कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं कि आई विल मेक द पेमेंट ऑन सर्टेन डेट, ठीक है, ऑन इन अ सर्टेन मंथ। तो आप इस तरीके से मनी के रूप में कर सकते हैं। चलिए, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी, याद रखेंगे। मनी क्या है? तो मनी इज व्हाट मनी डज अकॉर्डिंग टू वॉकर। और क्या मनी करता है? तो मनी के 4 कार्य कौन कौन? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एज वेल एज क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। ये 4 याद रखने। अब हम इससे ऊपर उठते हैं और कुछ मनी के और डेफिनेशंस पे डिस्कशन करते हैं कि मनी के और सारे जो डेफिनेशंस हैं वो क्या क्या है। अब अगर यहां से मनी के कुछ लीगल डेफिनेशंस भी हैं। अब लीगल डेफिनेशन क्या होता है? ये तो फंक्शनल डेफिनेशन हुआ कि जो फंक्शन के आधार पर हम उसको कर रहे थे, लेकिन मनी का सम लीगल डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू लॉ, मनी इज डिफाइंड एज द लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। मनी इज व्हाट द लॉ सेज इट इज, यानी कि किसी देश का कानून जिसे मनी की स्वीकृति दे, किसी देश का कानून जिसे मनी की स्वीकृति दे, यानी कि उसको ऑर्डर कर दे, डिफाइन कर दे लीगली, वह क्या कहलाएगा? मनी कहलाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दिस एस्पेक्ट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मनी। One is the legal tender money and another is the non-legal tender money. याद रखेंगे। According to legal aspects, there are 2 types of money. First one is the legal tender money and second one is the non-legal tender money. आप घबराए नहीं, हर एक वर्ड को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। लीगल का मतलब समझे, जिसको जो लॉ के हिसाब से हो, और टेंडर का मतलब होता है डेप्ट डिस्चार्ज पावर। डेप्ट डिस्चार्ज पावर यानी कि कर्ज को खत्म करने की क्षमता। तो अकॉर्डिंग टू लीगल एस्पेक्ट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मनी, लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी क्या होता है तो वो समझिए।
कि लीगल टेंडर का मतलब कि मनी का वह मनी जो कानून के द्वारा दिया गया है, यानी कि उसकी जो एक्सेप्टेंस पावर है वो लीगली इंडोर्ड है उसमें। दैट मीन्स नो वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। एज वेल एज आप इसके अलावे किसी और चीज से डेब्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि नहीं मैं यह पैसा नहीं लेकर आपसे जमीन लूंगा कर्ज के बदले, यह लीगल नहीं है। दैट मीन्स क्या है, लीगल टेंडर पावर इसमें, यानी कि इसमें जो डेब्ट डिस्चार्ज करने की जो क्षमता है वो लीगली इंडोर्ड की गई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी। फिएट दैट मीन्स द ऑर्डर। फिएट मीन्स FIAT, फिएट याद रखेंगे, मीन्स ऑर्डर। यह मनी के रूप में कार्य करता है, क्यों? ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार ऑर्डर करती है तभी यह लीगल टेंडर मनी है। और इसका मतलब कि आप या कोई भी व्यक्ति इसे लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता है। अब यह जो लीगल टेंडर है इसमें दो तरह की बातें हैं, एक तो लिमिटेड लीगल टेंडर है और दूसरा अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। एक लिमिटेड और दूसरा अनलिमिटेड। तो ध्यान रखेंगे, लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कि ले तो सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक ही एक्सेप्ट करेंगे। इसमें क्या है, तो जो क्वाइंस है, क्वाइंस में क्या है कि इसकी लीगली एक्सेप्टेंस है लेकिन एक सर्टेन अमाउंट हुआ क्या है, 1000 है। यानी कि इन अ सिंगल पेमेंट अ पर्सन कैन एक्सेप्ट अप टू 1000 रुपी इन टर्म्स ऑफ क्वाइंस। बियॉन्ड दिस लिमिट ही कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सिंगल पेमेंट अगर किसी को कर रहा है तो उसमें 1000 रुपए के सिक्के तक वो पेमेंट कर सकता है। 1000 रुपए से अगर ज्यादा अगर आप करते हैं तो वो लेने से मना कर सकता है। लीगल है लेकिन लिमिटेड है। और यह भी कानून के द्वारा अकॉर्डिंग टू क्वाइनेज एक्ट, ठीक है, अगस्त 2011 के हिसाब से है। तो 1000 से ज्यादा आप किसी को सिक्के लेने पे बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 1000 तक लेना है। अब आप अक्सर देखते होंगे कि सिक्के लेने से मना कर देता है, 200-300 लेके जाते हो, सिक्का नहीं कोई लेता है। तो ये देखिए अगेंस्ट द लॉ है। ये लॉ कहती है कि आप 1000 तक का पेमेंट ले सकते हैं। जैसे अगर आप 10,000 पेमेंट कर रहे हैं, 5,000 पेमेंट कर रहे हैं तो 1000 उसमें क्वाइंस दे सकते हैं। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि आप 1000 कर रहे हैं तो 1000 का 1000 क्वाइन ही दे दें, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक्सेप्टेंस है, लेना है सबको, कोई इसे लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसमें लीगल पावर है, ठीक है। अगर कोई इसे रिफ्यूज करता है तो ये एक प्रकार का ऑफेंस है, अगेंस्ट द लॉ है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वन जो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब जो भी पेपर करेंसीज हैं, पेपर करेंसी की जो एक्सेप्टेंस है अप टू एनी अमाउंट, चाहे वो 1 रुपए के डिनोमिनेशन से लेकर अप टू 2000 तक हमारे यहां अभी अवेलेबल है। तो 2000 तक के नोट का आप किसी भी अमाउंट तक भुगतान ले सकते हैं। ये अनलिमिटेड है, इसमें किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। अब ये जो अनलिमिटेड है, अब सेकेंड वन जो नॉन लीगल टेंडर मनी है। नॉन लीगल टेंडर का मतलब है कि लीगली इंडोर्ड नहीं है लेकिन डेब्ट डिस्चार्ज पावर है, लेकिन लीगली आप किसी को लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शनल मनी और फिड्यूशियरी मनी। ध्यान से सुनेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शनल मनी और फिड्यूशियरी मनी। ऑप्शनल का मतलब मनी की जगह पर यूज हो सकता है, और फिड्यूशियरी दैट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट ऑफ इश्यूअर। जो इश्यू कर रहा है उसके ट्रस्ट पे इसे एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें लीगल टेंडर पावर नहीं है, ये नॉन लीगल है। इट इज ओनली एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। जैसे सपोज कीजिए कोई व्यक्ति हमको चेक देता है, तो चेक लेने के लिए हम बाध्य नहीं है, हम मना भी कर सकते हैं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट चेक। और कहे कि नहीं आप चेक कैसे नहीं लीजिएगा, हम जा रहे हैं FIR कर देंगे, तो ठीक है जाइए। क्यों? क्योंकि उसमें लीगल पावर नहीं है डेब्ट डिस्चार्ज करने की, ये नॉन लीगल है, कानूनी रूप से बातें नहीं कर सकते। हाँ हम आप पर हमें विश्वास है तो मैं कहूंगा ठीक है मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, नहीं विश्वास है नहीं लेंगे। ये ऑप्शनल है,
पैसा नहीं है इसलिए आप चेक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चेक, ड्राफ्ट, ठीक है, दीज आर क्या है, ऑप्शनल मनी है, फिड्यूशियरी मनी है, दैट मीन्स इट इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। अब चलिए कुछ और मनी के डेफिनेशंस हैं या कुछ और टाइप के मनी को हम डिस्कस करते हैं। अगर हम फंक्शनलिटी के आधार पर देखें तो यहां पर मनी को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक नैरो मनी, दूसरा ब्रॉड मनी। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, पतला, जैसे पतली गली तो कहते हैं ना नैरो स्ट्रीट, और ब्रॉड मीन्स काफी चौड़ा या चौड़ा। तो नैरो मनी का मतलब है द मनी विच द मनी विच परफॉर्म्स लिमिटेड फंक्शंस और बेसिक फंक्शंस और प्राइमरी फंक्शंस कॉल्ड नैरो मनी, ठीक है। यानी कि बेसिक फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन का मतलब कि फर्स्ट वन टू वाला, पहला कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा जो यूनिट ऑफ वैल्यू है उसे हम लोग नैरो मनी कहते हैं। और नैरो मनी में दो तरह की चीजें आती है, एक तो करेंसी इंक्लूड्स पेपर करेंसी एंड क्वाइंस, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब वैसे डिपॉजिट्स जो आप जब चाहे चेक के द्वारा डिमांड कर सकते हैं, या अवेलेबल ऑन डिमांड, या चेक्यूएबल डिपॉजिट्स भी इसको बोलते हैं। तो स्पेशली नैरो मनी का मतलब वह, अब जैसे आपके पास कैश है, पैसा है, 10 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का नोट है, या 2000 का नोट है, अब गए तो इस रूप में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, एज वेल एज इसके द्वारा वैल्यू भी असाइन हो जाएगी। तो ये आपको क्या करता है, लिमिटेड फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए इट इज कॉल्ड नैरो मनी। अब ब्रॉड मनी क्या है? ब्रॉड मनी का मतलब है जो मनी के चारों फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसे हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। इसमें करेंसी भी आती है, डिमांड डिपॉजिट्स भी आती है, टर्म डिपॉजिट्स भी आती है, ठीक है, और एज वेल एज किसी भी प्रकार का जो डिपॉजिट्स है या किसी भी प्रकार का जो आप एसेट्स रखे हुए हैं वो सारी चीजें आपके ब्रॉड मनी में आती है। जैसे टर्म डिपॉजिट्स होता है वैसा डिपॉजिट्स जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उसे निकाल सकते हैं, या मैच्योरिटी पूरे होते हुए आपको वो पेमेंट हो जाएगा। जैसे बैंक में हमारा एफडी है, तो अगर सपोज करो कि बैंक में हमारा एफडी है और उस एफडी के आधार पर जाएंगे फ्रिज खरीदने, हमको फ्रिज लेना है या लैपटॉप लेना है, कहेंगे देखिए हमारे पास एफडी है, ये एफडी के रूप में आप हमें ये कंप्यूटर दे दीजिए या लैपटॉप दे दीजिए या फ्रिज दे दीजिए। तो क्या एफडी के रूप में वो ट्रांजेक्शन हो पाएगा? क्या वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। आपके पास घर का पेपर है, घर का पेपर ले जाइए, कहिए कि लैपटॉप इसे दे दीजिए, नहीं होगा। तो दीज आर तो ब्रॉड मनी, ये ब्रॉड फंक्शंस को परफॉर्म करता है, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसमें फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये कहे कि हम फ्यूचर पेमेंट करेंगे, तब तक के लिए ये एसेट्स देख लीजिए मेरे पास है, तो दीज आर कॉल्ड ब्रॉड मनी। तो ध्यान रखेंगे नैरो मनी जो दो फंक्शंस, यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ब्रॉड मनी जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करे, वह है ब्रॉड मनी। इसके बाद कुछ और मनी है, जैसे नियर मनी। नियर मनी का मतलब है जो मनी की जगह यूज हो, द मनी विच इज यूज्ड एज, ठीक है, या यूज्ड इन प्लेस ऑफ मनी, जैसे चेक वगैरह है, ड्राफ्ट वगैरह है, ये सब नियर मनी है, उसके जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और टाइप के मनी है, हम चाहते हैं कि आपको ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे, आपका कॉन्सेप्ट छोटा ना हो, आप किसी के सामने ये शर्मिंदा ना हो कि हम ये नहीं जानते हैं। अगर वो जवाब दे तो आप एकदम धाकर रूप में उसको प्रेजेंट करें। तो कुछ और चीजें हम आपको बताते हैं। अब जो मनी जो प्रिंट होता है या जो उसकी जो प्रिंटिंग होती है, इश्यूइंग होती है, उस वैल्यू के आधार पर हम मनी को डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर अगर बात करें तो यहां होता है फुल, ठीक है, बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी याद रखेंगे। फुल बॉडीड मनी का मतलब वह मनी जिसकी इनट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जिस मेटल से या जिस आइटम से वो बना है उसकी वैल्यू और जितने को प्रेजेंट कर रहा है वह वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर हो, तो इसको क्या बोलते हैं? फुल बॉडीड मनी। आप ध्यान रखेंगे, फुल बॉडीड मनी का मतलब
कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जिस मेटल से या जिस पेपर से या जिस चीज से वो बना है, खुद की उसकी वैल्यू और जितनी वैल्यू को वो प्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू अगर बराबर है तो वो कौन सी मनी? फुल बॉडीड मनी। ये आज के डेट में नहीं होता है। क्वाइंस ब्रिटिश काल में क्या होता था कि जो 1 रुपए के जो सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के, वो चांदी के बने होते थे और वह वैल्यू भी रिप्रेजेंट करता था। 1 रुपया अगर उस चांदी को ले जाकर बाजार में सीधे वेट करके बेचे तो वह भी 1 रुपए का ही होता था। यानी कि जितनी उस चांदी की वैल्यू उतनी ही उसकी जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू। बट नाउ इट इज फुल बॉडीड की जगह टोकन मनी यूज होता है। टोकन याद सुने हैं इसके बारे में? टोकन मनी का मतलब होता है जो आज के सिक्के हैं। आप जाते होंगे चाट वगैरह के दुकान पे, तो पहले आपको पेमेंट करना होता है, पे करते हैं। पे करने के बाद आपको क्या मिलता है? एक टोकन धरा देता है। अब जैसे 20 रुपए आप पे किए हाफ प्लेट चाट के लिए, तो आपको क्या मिला? एक टोकन मिला। अगर आप उस टोकन का नहीं, हम चाट खाने का मन नहीं करेंगे, चल लिए लेकर घर, तो क्या वो घर पे या कहीं दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो 10 या 20 रुपए में बिकेगा वो टोकन? नहीं बिकेगा। यानी कि आज का वो क्वाइन है, सपोज कि जो वो निकल वगैरह का बना हुआ है, ठीक है, अगर आप उस क्वाइन को थूर देते हैं, 1 रुपए का सिक्का है, थूर देते हैं बढ़िया से, क्रैक वगैरह कर देते हैं और तब उस निकल को बेचते हैं, तो क्या 1 रुपया मिलेगा उस निकल का? नहीं मिलेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये होता है टोकन मनी। और दूसरे मनी की जब हम बात कर रहे थे वो था क्रेडिट मनी। जो पेपर करेंसी जो हम लोग यूज करते हैं वो क्रेडिट मनी होता है। यानी कि उस पेपर की इंट्रिंसिक वैल्यू और जितनी वैल्यू को वो प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? क्रेडिट है। अब जैसे 100 रुपए का पेपर है, उसपे सिर्फ क्या चीज है? गवर्नर के साइन पे चल रहा है, तो वो क्रेडिट मनी नाउअडेज यूज होते हैं। तो याद रखेंगे कौन सा मनी? फुल बॉडीड मनी, जो पहले के जमाने में यूज हुआ करता था, जिसकी सेल्फ की वैल्यू और जो उसका फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों क्या है? बराबर है। क्रेडिट मनी जो फेस वैल्यू जिसका अधिक है और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? कम है, तो क्रेडिट मनी है या रिप्रेजेंटेटिव मनी भी इसको बोलते हैं। तो इतने तरह का मनी होता है। कुछ और टाइप के मनी के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है। आप ईच एंड एवरी पॉइंट को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखेंगे। इट इज माई रिक्वेस्ट, प्लीज आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक क्लास लेने में, एक वीडियो बनाने में मैं जानता हूं कितनी कठिनाई होती है। और आप इस मजबूरी को समझते हुए, मेरी परेशानियों को देखते हुए, कम से कम जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करें। तो बड़े गौर से एक एक पॉइंट को देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है? आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर एंड बाय।